नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कॉलेज प्राचार्य व कंप्यूटर ऑपरेटर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। एसीबी ने गांव खेड़ी गंगाने स्थित श्री बाबा मसनाट कॉलेज में की कार्रवाई। असंभव कुछ नहीं, अभाव में बनते हैं सपने, बोले डीआईजी। एसकेडी यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी अन्वेक्षिका 2 का हुआ समापन। नगरीय विकास पर जमा नहीं करवाने पर कुर्क होगी परिसंपत्ति। नगर परिषद ने की कर वसूली के लिए गठित टीम। जिले में 56 केंद्रों पर होगी आरएएस प्री परीक्षा। परीक्षा के लिए जिले में कुल 18,065 परीक्षार्थी नामांकित। अब खबरें विस्तार से। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हनुमानगढ़ की टीम ने शुक्रवार को निजी कॉलेज के प्राचार्य व कंप्यूटर ऑपरेटर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी टीम ने यह कार्रवाई टाउन के नजदीक गांव थेड़ी गंगानी नाथावाली स्थित श्री बाबा मसनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग एवं रिसर्च कॉलेज में अंजाम दी। कॉलेज प्राचार्य और कंप्यूटर ऑपरेटर ने अभ्यर्थी से बीएड के फॉर्म यूनिवर्सिटी में जमा करवाने व अन्य कानों के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत राशि की मांग की थी। शुक्रवार को रिश्वत राशि लेते समय प्राचार्य और कंप्यूटर ऑपरेटर एसीबी टीम के बिछाए जाल में फंस गए। एसीबी की टीम ने मौके से 5,000 रुपए की रिश्वत राशि बरामद कर प्राचार्य रामावतार व कंप्यूटर ऑपरेटर करण को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई डीआईजी राजेश सिंह के निर्देशन में एएसपी पवन मीणा व डीएसपी नरेश गेरा के नेतृत्व में हुई। मौके पर टाउन पुलिस थाना का स्टाफ भी मौजूद रहा। ट्रैप के बाद एसीबी टीम ने कॉलेज प्रांगण में ही आवश्यक कार्रवाई की। आज हनुमानगढ़ एसीबी की टीम द्वारा एक प्राइवेट कॉलेज में प्रिंसिपल और एक कंप्यूटर ऑपरेटर को 5,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए इन द्वारा गिरफ्तार किया गया और अभी कार्रवाई जारी है। क्या नाम है सर इनके? प्रिंसिपल है रामावतार और करण है कंप्यूटर। किस नाम की लिए? इन्होंने बीएड के जो फॉर्म है उसको यूनिवर्सिटी में जमा कराने और अन्य कार्य करने की मांग को लेकर के 5,000 रुपए की रिश्वत राशि। श्री खुशालदास विश्वविद्यालय में आयोजित हुई 4 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी अन्वेक्षिका 2 का समापन समारोह पूर्वक हुआ। प्रदर्शनी में देश के अलग अलग विद्यालयों से 4,000 से अधिक विद्यार्थियों ने अपने मॉडल के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। समारोह में डीआईजी अरशद अली, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू, एसीबीईओ रजनीश गोदारा, त्रिभुवन सिंह राजवी, डॉक्टर कीर्ति शेखावत, सीबीईओ मधुबाला ने शिरकत की। श्री गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा, एसकेडी यूनिवर्सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश जुनेजा, कुलपति डॉक्टर रामावतार मीणा, कुल सचिव प्रोफेसर आशुतोष दीक्षित, डॉक्टर विक्रम सिंह औलख ने अतिथियों को प्रदर्शनी का अवलोकन करवाया। इस मौके पर डीआईजी अरशद अली ने कहा कि हमें काफी कुछ अपनी संस्कृति के माध्यम से देखने और सीखने को मिलता है। हम नए नए आविष्कार कर कामयाब हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी का काम भी सिर्फ डिग्री देना नहीं है, बल्कि बच्चों को जीवन जीने का तरीका सिखाना भी है। मॉडल जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं। असंभव कुछ नहीं है, सपने अभाव में पलते हैं। जहां अभाव होगा वहीं हम सपना पूरा करने की लालसा को पूरा कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि आज का युवा न जाने किस दुनिया में जी रहा है। मोबाइल फोन में रील बनाने में व्यस्त है, न कि कोई जानकारी जुटाने में। उन्होंने कहा कि नशे से बचना है तो युवा को पॉजिटिव एनर्जी में लगाओ। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू ने कहा कि अपने जीवन में किसी न किसी को प्रेरणा स्रोत मानना चाहिए। प्रेरणा स्रोत व्यक्ति की जीवनी को पूरा ध्यान में पढ़ना चाहिए। अपनी संस्कृति को कभी न भूलें। गुरु के प्रति सम्मान रखने, पढ़ने वाले ही आने वाले समय में सशक्त भारत के निर्माण में अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। जो साइंस फेयर 3 दिन से चल रहा था तो उसका फाइनल डे था। बहुत अच्छा लगा, पूरा साइंस फेयर भी देखा। छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे इनोवेशंस किए हैं और जो क्षेत्र के लिए विशेष रूप से जो आवश्यकताएं हैं उन चीज़ों पे भी बच्चों ने रिसर्च किया है और हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उन पर भी बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च के मॉडल बनाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ का मेन मकसद ही ये है कि भाई रिसर्च की ओर अग्रसर होना चाहिए और अदरवाइज़ सामान्य पढ़ाई तो कॉलेजेस में भी हो जाती है। तो रिसर्च में जिस तरह से लीड कर रहे हैं इसके यूनिवर्सिटी, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, जिसका लाभ यहाँ के लोगों को भी मिलेगा। 2 में आए थे यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन में और सर हम लोगों ने पॉल्यूशन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम बनाया था। तो वहाँ पे हम लोगों ने उसमें हमने फर्स्ट प्राइज जीता है और हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। हमारे स्कूल में अटल लैब है तो उन्होंने ही हमें मोटिवेट किया और इसमें हमारी इस प्रोजेक्ट में बहुत हेल्प भी करी है टीचर्स ने सब।
नगर परिषद की ओर से नगरीय विकास कर की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बाकायदादारों को प्रतिष्ठानों पर जाकर उनके नगरीय विकास कर जमा करवाने के लिए समझाइश की जा रही है। नगरीय विकास कर जमा नहीं करवाने पर परिसंपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई नगर परिषद की ओर से की जाएगी। जंक्शन क्षेत्र के बकायादारों की तरफ नगर परिषद का 2,37,51,145 रुपए गृह कर एवं नगरीय विकास कर बकाया है। नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र यादव ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग की ओर से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 107 के अंतर्गत गृह कर एवं नगरीय विकास कर एक मुश्त राशि जमा करवाने पर सस्ती में छूट प्रदान की गई है। आवासीय व्यावसायिक भूखंड भवनों का संपूर्ण बकाया गृह कर एक मुश्त जमा करवाने पर मूल गृह कर की राशि पर 50% राशि की छूट और सस्ती पर 100% की छूट दी जाएगी। वर्ष 2023-24 तक के एक मुश्त नगरीय विकास कर की राशि जमा करवाने पर ब्याज और सस्ती पर 100% छूट होगी। जिन प्रकरणों में वर्ष 2011-12 से पूर्व का नगरीय विकास कर बकाया है, उन प्रकरणों में एक मुश्त राशि जमा कराने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में सस्ती की छूट के साथ मूल बकाया में 50% की छूट का लाभ मिलेगा। आयुक्त ने बताया कि इसी क्रम में नगर परिषद की ओर से नगरीय विकास कर की वसूली के लिए टीम गठित कर दी गई है। जिनका भी नगरीय विकास कर बकाया है, वे इस छूट का लाभ उठाते हुए नगरीय विकास कर जमा करवाएं। आयुक्त ने बताया कि नगर परिषद की टीम बकायादारों के प्रतिष्ठानों पर जाकर नगरीय विकास कर जमा करवाने का आग्रह करेगी। यदि किसी बकायादार की ओर से नगरीय विकास कर जमा नहीं करवाया जाता है तो नगर परिषद की ओर से ऐसी परिसंपत्तियों को कुर्क किया जाएगा और ऐसी परिसंपत्तियों से नगरीय विकास कर की वसूली की जाएगी। उन्होंने सभी बकायादारों से आग्रह किया कि वे 31 मार्च से पूर्व अपना नगरीय विकास कर जमा करवाएं। स्वायत्त शासन विभाग का यूपी टैक्स में नगरीय विकास कर के अंदर छूट प्रदान की गई है और उसी क्रम में नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा यूपी टैक्स की वसूली को टीम गठित कर दी गई है। जिनकी यूपी टैक्स बकाया है, उन सबसे निवेदन है कि वो अपना छूट का लाभ उठाते हुए यूपी टैक्स को जमा करवा दिया जाए और नगर परिषद की टीम लगातार जो बकायेदार हैं उनके प्रतिष्ठान पर जाएगी, उनको आग्रह करेगी कि वो यूपी टैक्स को जमा कराएं। यदि किसी के द्वारा यूपी टैक्स जमा नहीं करवाया जाता है तो नगर परिषद के द्वारा ऐसी परिसंपत्तियों को कुर्क किया जाएगा और ऐसी संपत्तियों से यूपी टैक्स की वसूली। आगामी मदिरा दुकानों के सेटलमेंट के संबंध में शुक्रवार को जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने बताया कि सरकार की ओर से घोषित नई आबकारी नीति के मुख्य बिंदुओं के तहत पहली बार यह प्रावधान किया गया है कि अगर लाइसेंसधारी दुकानें सही चलाते हैं तो 4 साल तक नवीनीकरण किया जा सकेगा। पॉलिसी की वार्षिक समीक्षा की जाएगी। जिले में दुकानों की संख्या यथावत रहेगी। जिलेवार समूह क्लस्टर का गठन किया जाएगा। नवीनीकरण का अवसर दिया जाएगा। उस क्लस्टर में अगर सभी दुकानें नवीनीकृत होती हैं तो उसे माना जाएगा। अन्यथा क्लस्टर में 4 दुकानें हैं और एक दुकान का नवीनीकरण नहीं करवाया है तो अन्य दुकानों को अवसर दिया जाएगा। अगर वे नवीनीकरण करवा लेते हैं तो पूरा क्लस्टर नवीनीकरण होने पर ही नवीनीकरण किया जाएगा। अन्यथा पूरे क्लस्टर का जो भी सरकार निर्धारित करेगी उसके अनुसार किया जाएगा। अगर जिले में 70% के आसपास रेवेन्यू और दुकानें उठ जाती हैं तो यह पॉलिसी लागू की जाएगी। अन्यथा सरकार के पास इस पॉलिसी के पुनरुक्ति समीक्षा का अधिकार होगा। इसके अलावा वार्षिक राशि की गारंटी में 10% की बढ़ोतरी की गई है। नई पॉलिसी में काफी सरलताएं भी लाई गई हैं। आज आगामी दुकानों के सेटलमेंट के संबंध में मीटिंग थी और इसमें जो है नई नीति सरकार के द्वारा घोषित की गई है। इसके जो मुख्य बिंदु ये है कि इसमें पहली बार ये प्रावधान किया गया है कि अगर दुकानें सही चलाते हैं तो 2029 तक यानी 4 साल तक जो है वो नवीनीकरण किया जा सकेगा और नीति का जो है वार्षिक समीक्षा की जाएगी। तो इसके बाद में जो है दुकानों की संख्या जो है वो जिले में जैसे राजस्थान में जितनी है करीब जिले में भी वही रहेगी। दुकानें जो है यथावत रहेगी और जिलेवार समूह का क्लस्टर्स का गठन किया जाएगा। और इसमें ये है कि जैसे कोई नवीनीकरण का अवसर दिया जाएगा तो उस क्लस्टर में अगर सभी दुकानें नवीनीकृत होती है तो ये उसको माना जाएगा। अगर जैसे क्लस्टर में 4 दुकान है और एक किसी ने नवीनीकरण नहीं करवाया तो उसको नवीनीकरण नहीं करवाता तो जो शेष उस क्लस्टर में 3 अगर और दुकानदार है तो उनको अवसर दिया जाएगा
अगर वो नवीनीकरण करवा लेते हैं और पूरा क्लस्टर अगर नवीनीकरण होता है तो ही वो जो है इसका नवीनीकरण किया जाएगा, अन्यथा पूरे क्लस्टर का जो है रीऑक्शन या रीटेंडर जो भी सरकार निर्धारित करेगी उसके अनुसार किया जाएगा। और जिले में अगर 70% के आसपास अगर रेवेन्यू का अगर उठ जाती है, दुकानें और रेवेन्यू उठ जाती है, तो ये पॉलिसी जो है वो लागू की जाएगी, अन्यथा सरकार के पास जो है इसी पॉलिसी पर पुनः समीक्षा का प्राधिकार होगा। इसके अलावा जो है 10% जो है वो वार्षिक राशि की गारंटी जो है वो बढ़ोतरी की गई है। और करीब ये दूसरी क्या है कि जैसे ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी सरलता लाई गई है, पहले जटिलताएं काफ़ी हो गई थी देसी और अंग्रेजी। और एक RSBCL और RSGSM गोडाउन, RSGSM गोडाउन से जो है देसी मदिरा का निर्गम होता था, RSBCL से अंग्रेजी और बियर का निर्गम होता था। अब इन दोनों का एक गोडाउन बनाने की बात इस पॉलिसी में की गई है, उसके अनुसार कार्य की। जिला परिषद के दिशा निर्देशानुसार शुक्रवार को टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय में हुई बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में चर्चा की गई। सभी पंचायतों को प्राप्त नए लक्ष्यों के अनुरूप आवेदन पत्र तैयार करवाने के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों के बारे में चर्चा हुई। विकास अधिकारी ने बताया कि पंचायत समिति हनुमानगढ़ में प्रधानमंत्री आवास सर्वे के कार्य के लिए जिला स्तर पर हुई बैठक में दिए गए निर्देश VC के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में 2 तरह के कार्य करवाए जाने हैं। प्रथम कार्य के तहत ऐसे पात्र लोग जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया था उनका सर्वे किया जा रहा है। सर्वे करने के 2 तरीके हैं। पात्र व्यक्ति स्वयं भी ऐप के जरिए सेल्फ सर्वे कर सकता है, वहीं सर्वेयर नियुक्त किए गए ग्राम विकास अधिकारी की ओर से भी सर्वे किया जा रहा है। अब तक ऐसे 1784 वंचित लोगों का सर्वे किया जा चुका है। 15 फरवरी तक इनमें शामिल पात्र अपात्रों की छंटनी का कार्य होगा। पात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाया जाएगा। दूसरे कार्य के तहत 1169 नए प्रधानमंत्री आवास के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन्हें अतिशीघ्र स्वीकृति जारी की जाएगी। इससे इन लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ प्राप्त होगा। पंचायत समिति हनुमानगढ़ में प्रधानमंत्री आवास सर्वे के कार्य हेतु आज जिला स्तर पर बैठक में जो निर्देश दिए गए वो सभी निर्देश ग्राम पंचायतों को एक VC के माध्यम से दिए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास के अंदर 2 तरह के कार्य आज जो करवाए जाने हैं। इनमें से प्रथम कार्य ये है कि जो वंचित जो लोग हैं प्रधानमंत्री आवास जिनको नहीं मिल पाया था और वो पात्र थे उनका सर्वे चल रहा है। उनका सर्वे करने के 2 तरीके हैं। वो खुद भी व्यक्ति अपना उस ऐप पर जाकर सर्वे कर सकता है, सेल्फ सर्वे कर सकता है, और ग्राम विकास अधिकारी जिसको सर्वेयर नियुक्त किया गया वो भी उसका सर्वे कर रहा है। और इस तरह के हमारे जो सर्वे हैं वो लगभग हमने 1784 सर्वे हो चुके हैं। जो वंचित लोग हैं उनके उन सर्वे को हम 15 तारीख तक उनको पात्र अपात्र में छंटनी कर देंगे, उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। और दूसरे तरह का जो प्रधानमंत्री आवास है वो कार्य ये चल रहा है कि हमें हमारे पास जो नए लक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हमारे पास 1169 नए प्रधानमंत्री आवास के लक्ष्य प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें हमें आजकल में हम 2-3 दिन में इनका रजिस्ट्रेशन करके और अति शीघ्र इनकी हमें स्वीकृति जारी कर प्रथम किस्त जारी कर देंगे और इन लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ। पंचायतों को जो नए लक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके अनुरूप आवेदन पत्र तैयार करवाने तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पंचायत समिति विकास अधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें 1169 आवेदन पंचायत समिति हनुमानगढ़ का लक्ष्य है। उस लक्ष्यों के अनुरूप प्रत्येक पंचायत में अलग अलग आवेदन तैयार करवाए जाने। इसमें जो शनिवार और इतवार 2 दिनों को भी वर्किंग डे के रूप में कर्मचारियों से कार्य करवाते हुए इस कार्य को द्रुत गति से और अतिशीघ्र पूर्ण करवाना है, जिसमें सभी पंचायतों द्वारा आवेदन पत्रों की तैयारी धरातल पर की जा रही है, जिसमें प्रत्येक पंचायत को अपने अपने लक्ष्य के अनुरूप आवेदन तैयार करवाए जा रहे हैं। विकास अधिकारी राजीव जी यादव द्वारा सभी ग्राम विकास अधिकारियों को एक VC ऑनलाइन पोर्टल से भी की गई, जिसमें सभी ग्राम विकास अधिकारियों के संबंध में आज दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि वो दोनों अवकाश के दिनों में भी पंचायतों में रहते हुए जनता की सेवा के साथ साथ इन आवेदन पत्रों को तैयार करवाएंगे ताकि आमजन को इसका लाभ मिल सके, क्योंकि इस योजना में शीघ्र स्वीकृतियां जारी कर प्रत्येक परिवार को मकान की स्वीकृति जारी कर राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। RPSC की 2 फरवरी को होने वाली RAS परिपरीक्षा की तैयारियां अंतिम चरण में है। हनुमानगढ़ जिले में इस परीक्षा के लिए कुल 56 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 7 पीलीबंगा, 9 संगरिया जबकि 40 परीक्षा केंद्र
हनुमानगढ़ मुख्यालय पर बनाए गए हैं। यह परीक्षा एक पारी में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए जिले में कुल 18,065 परीक्षार्थी नामांकित हैं। परीक्षा को लेकर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। परीक्षा के 56 केंद्राधीक्षक, 89 पर्यवेक्षक, 20 उप समन्वयक बनाए गए हैं। इसके साथ ही आवंटित क्षमता अनुसार वीक्षक तैनात रहेंगे। 11 सतर्कता दलों का गठन किया गया है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 2 वीडियोग्राफर मौजूद रहकर वीडियोग्राफी करेंगे। वहीं परीक्षा केंद्रों पर 151 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। एडीएम उमेदीलाल मीणा ने बताया कि परीक्षा की सभी तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं। जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक की ओर से गत दिनों केंद्राधीक्षक, सहायक केंद्राधीक्षक, फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारियों आदि से बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। संग्रिया में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व अतिरिक्त जिला कलेक्टर के अधिकारियों को पर्यवेक्षण के लिए लगाया गया है। परीक्षार्थियों के लिए पर्याप्त रोडवेज बसों की व्यवस्था की गई है। एडीएम ने बताया कि संग्रिया में कुछ केंद्र रेलवे फाटक के पार हैं। रेलवे फाटक बंद होने की स्थिति में 10 से 15 मिनट का समय अतिरिक्त लग सकता है। इसके साथ घना कोहरा भी छा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थी समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में सिर्फ पारदर्शी पेन और पहचान पत्र ले जाने की अनुमति है। उन्होंने बताया कि इस बार परीक्षा के लिए कुछ नए नियम हैं। इसमें अभ्यर्थी की हैंडराइटिंग का नमूना अटेंडेंट शीट पर लिया जाएगा। अभ्यर्थी को अटेंडेंट शीट के निचले भाग में दिए गए स्थान पर एग्जामिनर की उपस्थिति में एक वाक्य लिखना होगा। फिर अभ्यर्थी हस्ताक्षर कर स्वयं की ओर से लिखे गए वाक्य की पुष्टि करेगा। इससे भविष्य में आयोग को कभी अभ्यर्थी की पहचान पर संदेह हो तो उसे बुलाकर दोबारा हैंडराइटिंग का नमूना लिया जा सकेगा। अटेंडेंट शीट पर इस बार अभ्यर्थी की बड़ी साइज की फोटो प्रिंट की जाएगी, जिससे परीक्षा केंद्र पर वीक्षक आसानी से कैंडिडेट से इसका मिलान कर सके। प्रत्येक सेंटर पर ऑब्जर्वर भी लगाए जाएंगे। नकल की रोकथाम और शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा कराने के लिए फ्लाइंग टीम बनाई गई है। प्रत्येक टीम में आरएएस, आरपीएस और शिक्षा विभाग का एक अधिकारी होगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले तक ही केंद्र पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद सेंटरों के गेट बंद कर दिए जाएंगे। हनुमानगढ़ जिले में परीक्षा के टोटल 56 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 7 पीलीबंगा में, 9 संग्रिया में हैं और 40 सेंटर हनुमानगढ़ मुख्यालय पर हैं। इनके लिए परीक्षार्थियों को आने के लिए भादरा, नौर, रावतसर, पल्लू तथा हनुमानगढ़ से संग्रिया और पीलीबंगा के लिए रोडवेज की बसों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उसका टाइमिंग के लिए हम प्रेस नोट जारी कर रहे हैं। फिर भी हम परीक्षार्थियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ परीक्षा सेंटर संग्रिया में रेलवे फाटक लगने की या रेलवे फाटक के पार हैं, जहां पर रेलवे फाटक बंद होने से 10-15 मिनट का समय अतिरिक्त लग सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जैसा भी आप देख रहे हो कि धुंध भी इन दिनों में फॉग ज़्यादा है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी परीक्षार्थी टाइम से या जैसी भी उनकी व्यवस्था और कोई हो तो पहुंचने का प्लान करें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। परीक्षा में देने के लिए केवल ट्रांसपेरेंट एक पेन और उसका आईडी कार्ड, पहचान पत्र अलाउ है तथा साधारण कोर्स में जो सर्दी के कपड़े हैं सिंपल वेस्ट वो पहने जाए, वो पहनने की अनुमति कमीशन ने दी है। ऐसी कोई गजेट या जैसे ताबीज वगैरह वो अलाउ नहीं है, तो ये घर पे ही छोड़ता है। मोबाइल फोन किसी भी सूरत में अलाउ नहीं है, तो वो भी नहीं लेकर आए। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोंगरवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेजर द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेजर द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस
ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पिछले लंबे समय से सीवरेज लाइन धंसने से बना गहरा गड्ढा हादसे को निमंत्रण दे रहा है। कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी बैठते हैं, किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा। इस गड्ढे के पास ही अभय सेंटर, ड्राइवर रूम, वाटर कूलर लगा हुआ है। इस समस्या को उठाते हुए कई लोगों ने इस गड्ढे को बंद करवाने की मांग की है। बार संघ के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत ने कहा कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर करीब 3-4 साल पहले नगर परिषद ने शहर की सड़कों को जगह जगह से खोदकर सीवरेज लाइन बिछाने के नाम पर लोगों को परेशान किया। बजट लैप्स होने के चलते सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य अधर में लटक गया। अब फिर जिला मुख्यालय पर सीवरेज बिछाने के नाम पर जगह जगह सड़कें खोदी जा रही हैं। बहुत बड़े बजट में बनी सीसी रोड को उखाड़ा जा रहा है, जबकि सीवरेज बिछाया ही जाना था तो सीसी रोड पर क्यों पैसा खर्च किया। वही आम जनता के लिए सीवरेज की पाइपें खतरा पैदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि शहर की कच्ची बस्तियों की बात छोड़ें, कलेक्ट्रेट परिसर में जहां से सीवरेज की लाइन जा रही है वहीं बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ है। पूर्व में इस गड्ढे में ट्रक फंस गया था। आसपास का वातावरण भी बदबूदार बना हुआ है। गड्ढे के आसपास कंटीली झाड़ियां वगैरह रखकर इतिश्री कर ली गई है। उन्होंने कहा कि सीवरेज के कारण पहले भी हादसे हुए हैं। अगर समय रहते इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो कभी भी कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि इस गड्ढे के कारण कोई बड़ा हादसा हो, इससे पहले समय रहते समस्या का समाधान करवाया जाए। वहीं कलेक्ट्रेट प्रभारी ने बताया कि यह पीडब्ल्यूडी के अधीन आने वाला कार्यक्षेत्र है। इसके बारे में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों कर्मचारियों को अवगत करवा दिया गया है। जल्द ही इसके दुरुस्तीकरण का कार्य करवाया जाएगा। हनुमानगढ़ जिला हेडक्वार्टर अब से कोई 2-3-4 साल पहले भी इस सीवरेज की त्रासदी से ग्रस्त था। हनुमानगढ़ की हर सड़कें खोद के नगर पालिका ने सीवरेज के नाम पे लोगों को परेशान किया। लोगों को बड़ी परेशानी हुई, छोटे बड़े एक्सीडेंट भी हुए। उसके बाद वो बजट लैप्स हो गया, वो सीवरेज कंप्लीट हुआ नहीं, होने की कोई उम्मीद भी नहीं है। अब उस सीवरेज के नाम पे जगह जगह आज भी हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जंक्शन में जगह जगह सड़कें खोदी पड़ी हैं। अब एक बात मैं पूछना चाहूँगा प्रशासन से कि नगर पालिका को जो पता था सीवरेज की पाइप पड़नी है, बहुत बड़े बजट से सड़क बनी, सीसी रोड बनी, फिर उस सीसी रोड को उखाड़ा जा रहा है, फिर उसके नीचे सीवरेज, फिर उसके ऊपर सीसी रोड, इसका जिम्मेवार कौन होगा। दूसरी बात, आम पब्लिक के लिए सीवरेज की पाइपें बहुत ज़्यादा खतरा पैदा कर रही हैं। और तो और शहरों में क्या, छोटी कच्ची बस्तियों को तो छोड़ो, आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कलेक्ट्रेट के अंदर ये एक सीवरेज की पाइप जा रही है, बहुत बड़ा गड्ढा है। इससे पहले भी एक ट्रक धंस गया। अब इस सीवरेज के नाम पे पहले भी कैजुअल्टियाँ हुई हैं और सीवरेज का अगर समय रहते हुए नहीं हुआ तो लोगों को और भी नुकसान होगा। इस सीवरेज का पानी इसमें है। कलेक्ट्रेट जिला हेडक्वार्टर कलेक्ट्रेट के अंदर बदबू मार रहा है। नोहर कलालों की ढाणी में खान क्रिकेट क्लब की ओर से क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का उद्घाटन शुक्रवार शाम को राजस्थान मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष मेहरुन्निसा टाक द्वारा किया गया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। खेलों से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, यहाँ पे आए प्लेयर्स और खान क्लब के जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने इस आयोजन को कराने में अपनी पूरी भूमिका निभाई है, आप सबको इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई। ऐसे निरंतर क्रिकेट के और अलग अलग तरह के टूर्नामेंट्स आप लोग जो कराते हैं उससे युवाओं का जोश बढ़ता है और आने वाली पीढ़ी में एक संदेश जाता है, क्योंकि खेल भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे व्यायाम के लिए देख लें या हमारे आगे बढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक भूमिका आप लोगों की रहती है। आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो गेम है मुझे लगता है बहुत, जो 48 टीमें यहाँ आने वाली है, बहुत अच्छे इनाम भी इन्होंने रखे हैं। तो निरंतर, क्योंकि खेल से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो निरंतर यहाँ पे आते रहेंगे। और आप लोग सब मेरे परिवार के लोग हो, आपने बहुत प्यार और मान सम्मान दिया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।